हेलो मेरे लाडलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा आपको पता है लेक्चर सीरीज चल रही है भाई, और आपका अध्याय तीसरा चल रहा है ये साइंस के अंदर विज्ञान के। इसका हम पार्ट 4 लेके आ चुके हैं, भाग नंबर 4। इसमें हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे कम कम समय में बहुत, है ना। तो आज मैं इस पार्ट 4 में क्या पढ़ाने वाला हूँ वो देख लो सबसे पहले, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी, आज तो मजा आ जाएगा बिल्कुल ही। देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें भाई लाडले, इसमें पढ़ेंगे हम भैया आयनिक बंध एवं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। दो चीज पढ़ेंगे। अब आयनिक, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ये पढ़ने वाले स्थानांतरण, हम NaCl का निर्माण पढ़ेंगे, MgCl2 का निर्माण पढ़ेंगे, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आई बात। चलो एक एक चीज से शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। और भाई अगर तुम्हें क्लासेज अच्छी लगती है तो लाइक किया करो यार, सबको शेयर करो ना अपने दोस्तों को। सब मिलकर ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो मुझे भी खुशी होगी, मैं भी ज्यादा और अच्छे से पढ़ा पाऊंगा और ज्यादा एनर्जी आएगी, समझे ना। तो वो लाइक से, कमेंट से आपके, और वीडियो को देखने से आती है भाई, प्लीज। वो तुम्हारे लिए भी है, मेरे लिए भी फायदा है, और तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा है भाई साहब, पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। अब देखो धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, कैसे अभिक्रिया करती हैं भैया बताओ। अब तुमने देखा होगा कि उत्कृष्ट गैस जो होती है तुम्हारी, नोबल गैसेज, वो जो है ना कि रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है सर। ये नोबल गैसेज क्या होती है, कक्षा 9 में तुम पढ़ के आ चुके हो, लेकिन फिर भी बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रख। क्योंकि उनका संयोजकता कोष, जिसको हम वैलेंस सेल के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, पूर्ण होता है, पूरा होता है सर। ये संयोजकता कोष क्या है अभी बता रहा हूं। अब ध्यान से देख, मैं जो तुझे बता रहा हूं, मान ले कोई परमाणु है, तो उस परमाणु में ना कुछ सेल होती हैं, यानी कि कुछ कोष होते हैं। अब मैं क्या करता हूं भैया, कुछ सेल होते हैं, कुछ कोष होते हैं, तो एक एक चीज को समझते हैं ना। तो मैं सर हम 4 सेल लेकर चल रहे हैं, 4 कोष हमने पढ़ा था सर। होता है K, L, M और N, होता है नहीं होता। ये जो कोष होते हैं, जो सेल होते हैं, इनमें क्या रहता है, इसमें परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो उपस्थित रहते हैं। परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो उपस्थित रहते हैं। अब मान ले कोई परमाणु ले ले, कोई भी आप मतलब तत्व ले लो, कोई एलिमेंट ले लो। हम मान ले सोडियम लेते हैं, Na। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होता है सर जी? इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, 11 होता है। अब मैं 11 को कैसे तोड़ूंगा, अब याद रखना, मैं इस 11 को भैया कैसे तोड़ूंगा। मैं इसको, ये मेरे पास में 4 सेल है अभी, कौन कौन सी है भाई, K, L, M, N, 4 कोष हैं। हमेशा एक चीज याद रखना जो बता रहा हूं, K के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2। L के अंदर ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकते हैं, M के अंदर ज्यादा से ज्यादा 18 हो सकते हैं। समझ में आई बात? 18 समझ रहे हो ना? ठीक है, ठीक है सर जी। यानी कि 2 8, यानी कि यहाँ पे 10 हो जाएंगे टोटल, फिर वो 18 हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम 18 का मतलब है वहां पे 8 लेके हम 18 को स्टेबल करेंगे। अभी देखते हैं कैसे। ये 11 है, 11 के लिए यहाँ पे 2 आ गए, के में तो 2 होते हैं, ठीक है जी। अब 11 में से 2 गए, 9 बच गए, 9 बच गए ना। अब 9 में से 8 यहाँ आ गए, क्योंकि एल में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, एल में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। बचा कितना, 1। तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, तो मेरे पास में क्या डायग्राम बनेगा, मेरे पास में ये डायग्राम बनेगा कि यहाँ पे सर जी आप इसके 2 हैं, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बस एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बस। तो ये तुम्हारा ये जो नाम है ना संयोजकता कोष, संयोजकता कोष का मतलब होता है जो वैलेंस सेल, यानी कि जो आखिरी वाली उसकी सेल है, जो आखिरी वाला उसका कोष है, उसमें देखना है कितना एलिमेंट है। तो इसका आखिरी वाला ये कोष क्या है, M। इसमें कितने हैं, 1। पूरे नहीं है, अगर इसमें 8 होते तो ये पूरे होते, लेकिन जो नोबल गैसेज होती है ना उसमें यहाँ 8 होते हैं, वो पूरे होते हैं, इसीलिए वो अभिक्रिया कम करते हैं। सर ये अभिक्रिया कैसे करेगा? अब कोई भी अपने आप में क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, स्थिर होना चाहता है। भाई तुम भी अपने जीवन में स्थिर होना चाहते हो, हम भी हैं, सब कोई अपने जीवन में स्थिर होना चाहता है। ऐसे ही ये जो तुम्हारे परमाणु हैं ये भी स्थिर होना चाहते हैं, ये जो सोडियम वगैरह एलिमेंट है ये भी स्थिर होना चाहते हैं। अब स्थिर होने के लिए क्या करेंगे, अब स्थिर होने के इनके जो वैलेंस सेल है, इनका जो संयोजकता कोष है, यानी कि इनकी जो लास्ट वाली सेल है, उसमें ना पूरे उसके एलिमेंट होने चाहिए, पूरे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पूरे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ सर समझ में तो आ रही, पूरे होने चाहिए। लेकिन सर यहाँ तो अभी कमी है, 7 की कमी है, तो क्या 7 ले लें किसी से? तो ये क्या कर सकता है, या तो किसी से 7 लेगा, या एक किसी को दे देगा। तो कितने हो जाएंगे इसके पास सर, 2 और 8। अगर एक किसी को दे दे, डोनेट कर दे, तो क्या आसान रहेगा इसके लिए, किसी पे तो 7 चीजें मांगना है, किसी को एक चीज दे देना, तो ये आसान रहेगा ना, एक चीज दे देना। तो ये सोडियम क्या करेगा, किसी को एक दे देगा, इसलिए हम Na+ लिखते हैं। किसी को अपना ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद अब ये हो गया 2 और 8, अब ये स्टेबल हो गया, अब स्टेबल हो गया। और जो स्टेबल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, उनको ही नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई?
बात समझ में आई। अब नोबल गैस कौन सी होती है सर जी? जैसा हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है भैया? परमाणु क्रमांक इसका 2 है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है भैया? 2 है। सर जी इसका परमाणु क्रमांक 2 है, ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, इसका परमाणु क्रमांक 2 है, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक अगर इसका 2 है तो इसके सेल निकाल लो भाई, तो ये Kl, तो K में 2 आगे, तो ये तो पूरा स्टेबल है ना, इससे आगे गया ही नहीं। अब जैसे कि हम ले लेते हैं एक और ले लेते हैं, कौन सा लेते हैं बताओ भाई? हम कौन सा एलिमेंट लेते हैं अभी देखते हैं, कोई सा ना कोई सा तो हमें मिल ही जाएगा ना। 18 नंबर पे आपका पोटेशियम होता है, पोटेशियम भी ले सकते हैं। आपका 18 नंबर पे कौन सा होता है? कौन सा होता है? आर्गन, 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 आर्गन ले सकते हैं। आर्गन आपका 18 पे है ना, तो हम क्या करेंगे? Kl M, 2 इसमें आ गए, ठीक है जी, 8 इसमें आ गए, 8 और 2 10, इसमें भी 8 आ गए, तो स्टेबल है। यानी कि अब ना तो इसमें कम है ना ज्यादा है, जो इसकी आखिरी वाली सेल है, जो आखिरी वाली सेल होती है उसको ही बैलेंस सेल बोलते हैं, उसको ही संयोजकता कोष बोलते हैं। और जो इसमें कोष में तुम्हारे पूरे हैं, कंप्लीट हैं, तो समझ लीजिए नोबल गैस है, उत्कृष्ट गैस है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ना तो ये किसी से कुछ ले रहा, ना ही किसी को कुछ दे रहा, तो ये नोबल गैस होती है। ना तो ये किसी को, ये अपने आप में पहले से ही स्थिर है, पहले से ही ये अपने आप में स्टेबल है। तो ये जो नोबल गैसेज है बहुत कम रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, क्योंकि संयोजकता कोष में इनका पूर्ण होता है सब कुछ, इलेक्ट्रॉन वगैरह। तो तत्वों की अभिक्रियाशील, यानी कि तत्व कितनी ज्यादा अभिक्रिया करेंगे वो किस पे डिपेंड करता है भैया? संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति पे, कि वो अपने संयोजकता कोष को किस तरह से पूर्ण कर रहा है, या तो वो किसी से कुछ इलेक्ट्रॉन लेके करेगा या कुछ दे के करेगा। अब जैसे धातु की बात करें, हम तो धातु अधातु पढ़ रहे हैं, तो हम धातु में देखते हैं। धातु क्या है? बाह्यतम कोष में, ये जो इसका बाह्यतम कोष है ना, सबसे आखिरी वाला, ये बाह्यतम कोष इसका, ठीक है नहीं, तो बाह्यतम कोष में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो धातु होती है उसके बाह्यतम कोष में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे तुम्हें पता है ये सोडियम है, सोडियम क्या है भैया? एक धातु है, धातु है नहीं, और इसका जो बाह्यतम कोष है वो कौन सा है? M, और M में केवल तुम्हें दिख रहा होगा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कम इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाह्यतम कोष में, ज्यादा से ज्यादा 1 2 3, ठीक है नहीं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। मैंने बताया ना अभी, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो ये त्याग देते हैं, इसलिए इस पर धन आयन आ जाता है, यानी कि इसको हम कटायन बोलते हैं, और कैटायन बोलते हैं, धन आयन बोलते हैं, तो इस पर प्लस आ जाता है, प्लस आ जाता है। जैसे सोडियम था तुम्हारा, उसके ऊपर प्लस आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो जो आपके धातु होते हैं उसका जो बाह्यतम कोष होता है उसमें कम इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं, और जो किसी को डोनेट करता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस में रहता है, ठीक है नहीं। लेकिन अधातु इसका एकदम उल्टा है। अधातु क्या काम करेंगे? अधातु क्या है भैया? इनके बाह्यतम कोष में या तो 5 6 7 8 ऐसे मिलेंगे तुम्हें। सर कैसे? एग्जाम्पल तो आपने अधातु का दिया नहीं, अधातु का तो आपने एग्जाम्पल नहीं दिया। चल अधातु का एग्जाम्पल लेते हैं, अधातु का एग्जाम्पल लेते हैं, अधातु का एग्जाम्पल लेते हैं। सर अधातु का एग्जाम्पल ले लो, हाँ चलो। अब मान लो हमने ले लिया क्लोरीन। अब क्लोरीन में कितना होता है भाई? 17 होता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक। अब 17 होता है तो इसकी मिसाल बनाओ KLMN, ठीक है नहीं। अब इसमें आ जाएंगे 2, इसमें आ जाएंगे 8, 8 और 2 कितने हो गए? 10, बचे कितने? 7। तो इसकी बाह्यतम कोष में मुझे बता कितने हैं? इसकी जो बाह्यतम कोष है उसमें कितने हैं? 7। अब इसे पूरा होने के लिए कितने की जरूरत है? 1 की। अगर उसमें 8 हो जाए तो ये पूर्ण हो जाएगा, नोबल गैस की तरह स्थिर हो जाएगा। सब कुछ पूर्ण होना चाहता है, हर कोई अपने आप में पूर्ण होना चाहता है, तो ये पूर्ण हो जाएगा 1 लेके। या इस किसी को 7 दे दे, किसी को 7 दे दे, तो यहाँ 2 और 8 बच जाएंगे। समझ में आई बात? किसी को 7 दे दे 2 8 बच जाएंगे। तो इसको 7 देना ज्यादा आसान है कि किसी से 1 लेना? तो 1 ले लेगा ना, ये किसी से 1 लेके ये 8 हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तो ये किसी से ले लेता है। तो जो अधातु होती है वो ज्यादातर क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, किसी से चीजें को ले लेती है, उधार ले लेती है। तो जो उधार लेगा उसके ऊपर हमेशा माइनस का साइन आएगा, उसके ऊपर हमेशा माइनस का साइन आएगा। इसलिए यहाँ पे क्लोरीन माइनस होता है, क्योंकि ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? समझ में आई? तो बाह्यतम कोष में इसके अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसीलिए इस पे ऋणायन होता है, अनायन होता है। समझ में आई बात? तो ये छोटी छोटी चीज समझ रहे हो। अभी इनसे एक एक चीज जुड़ती चली जाएगी, देखते जाओ आगे, पूरा लेक्चर देखना है, एक एक चीज जुड़ती चली जाएगी। ये मैंने तुम्हें सिखा दिया, कक्षा 9वीं में तुम सीख के आ चुके थे कैसे कैसे इनकी शैल होती है, थोड़ा सा बता दिया, तुम्हें याद दिला दिया। अब आयनिक बंध, यानी कि इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जब धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है। या इसका मतलब क्या है? एक धातु है, एक अधातु है। जैसे तुम्हारा सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें एक धातु है, एक अधातु है। जब ये दोनों मिले, इनके बीच में एक बॉन्ड बना, उसको हमने आयनिक बॉन्ड बोला या आयनिक बंध बोला। समझ में आई बात? जब हमारा एक धातु सोडियम, एक अधातु क्लोरीन आपस में मिल जाते हैं,
मिलने पर, यानी कि आपस में ट्रांसफर कर दिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को, ठीक है ना, जैसे ही ट्रांसफर किए तो ये मिलने पर इन्होंने एक यौगिक बनाया। वो जो यौगिक बना है भैया लाडले, उसको ही हमने क्या बोला, वो जो यौगिक है उनके बीच में जो बॉन्ड है, उनके बीच में जो बॉन्ड है, ये जो बंध है, उसको हमने बोल दिया आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध, ठीक है ना, आयनिक बंध। और विद्युत संयोजक यौगिक भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इनको हम बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ऐसे क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं जो एक धातु एक अधातु आपस में ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और करके आपस में मिल जाते हैं, तो वो बन जाते हैं भैया आपके आयनिक यौगिक, ठीक है ना, क्या बनते हैं, आयनिक यौगिक और या विद्युत संयोजक यौगिक। और उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, बंध होता है, उसको आयनिक बंध कहते हैं। समझ गए होंगे एक एक चीज। जैसे तुम्हें पता है धातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, अधातु जो होती है वो ग्रहण कर लेता है, तो क्या बनता है, आयनिक यौगिक बनता है, जो क्या होता है, विपरीत आयनों का समुच्चय होता है, विपरीत आयनों का समुच्चय। सर ये क्या है, देख अब ध्यान से समझ, सोडियम था, हाँ जी, ये प्लस का था, क्लोरीन था, ये माइनस का था। इसका मतलब इसके पास में एक था किसी को देने के लिए, इसके पास इसे एक चाहिए था, तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया इधर। अब प्लस वाले ने एक इलेक्ट्रॉन माइनस वाले को दे दिया, यानी कि एक प्लस का था एक माइनस का। तो दो जब विपरीत साइन की चीजें होंगी ना, जो विपरीत तुम्हारे अलग अलग साइन की चीजें होंगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और जब उनसे कोई बॉन्ड बनेगा, बंध बनेगा, वो होगा विपरीत आयनों का समुच्चय, जिसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। समझ में आई बात? यानी कि एक प्लस का था एक माइनस का था, दोनों मिले, प्लस और माइनस मिले, एक यौगिक बना, तो इसको बोल दिया हमने आयनिक यौगिक। समझ में आई बात? एक एक चीज समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, और एक एक चीज लिख भी रखी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। और वैसे तुम्हें नोट्स भी मिल जाते हैं, अपने नोट्स खुद बनाया करो अपने हाथों से, जो बता रहा हूं। आयनिक यौगिक अणु के रूप में नहीं पाया जाता, यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है, यानी कि ये विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। आयनिक यौगिक ये अपने आप में नहीं पाया जाता, अपने अणु में ही क्या होता है, एक हमने धातु ली, एक अधातु ली, धातु क्या है प्लस वाला और अधातु क्या है माइनस वाला, दोनों विपरीत आयन है, तो आपस में मिलने पर क्या बनाया, आयनिक यौगिक बनाया। अरे सर मजा आ गया, सर मजा आ गया यहाँ तक तो। अब यहाँ देख ले, जैसे उत्कर्ष गैस मैंने बताया था, नोबल गैस, अगर तू ध्यान से देख रहा हो, ये हीलियम है, इसकी परमाणु संख्या क्या है भैया, दो है इसकी परमाणु संख्या, ठीक है नहीं। अब ये के सेल में कितने आ जाएंगे, दो, एल और एन इसकी खाली चली जाएगी, एन भी खाली चली जाएगी, तो ये अपने आप में स्टेबल है, क्योंकि के में दो ही आ सकते हैं, जिस सेल में जिस तुम्हारे कोष में जितने आ सकते हैं उतने ही तो रखेंगे। अगर इसके पूरे हैं तो समझ ले वो अपने आप में स्टेबल है, स्थिर है, वो पूर्ण है। तो इसमें 10 है तो 2 और 8, ठीक है सर जी, तो ये भी नियोन का भी सही है। आर्गन क्या है, इसमें 2 8 और 8 है, तो अपने आप में स्टेबल है, ना किसी को कुछ देने की जरूरत, ना किसी पे से कुछ लेने की जरूरत। ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे तत्व को बोलते हैं उत्कर्ष गैसेज, यानी कि नोबल गैसेज। और जो धातुएं होती हैं वो तुम्हें पता है ज्यादातर किसी को चीजें दे देती हैं, क्योंकि इनके जो बाह्यतम कोष होता है, यानी कि जो आखिरी वाली सेल होती है, जिसको वैलेंस सेल बोलते हैं भैया, उसमें क्या होता है, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये किसी को दे ही देते हैं। जैसे सोडियम का क्या हुआ, 11 हुआ एटॉमिक नंबर, अगर 11 हुआ तो 2 यहाँ पर 8 यहाँ पर, एक बचा किसी को दे ही देगा। इसका 12 है मैग्नीशियम का, 2 यहाँ पर 8 यहाँ पर, 2 बचे किसी को दे देगा। एल्यूमिनियम का 13 है, यानी कि 2 यहाँ पर 8 यहाँ पर, 3 बचे आखिरी वाले में, किसी को दे देगा। भाई 3 बचे आखिरी वाले में, अगर इसको स्टेबल होना है तो आखिरी वाले में 8 चाहिए, तो कितने की जरूरत है, 6 की जरूरत है, नहीं वो 5 की जरूरत है। अगर 5 की जरूरत है तो 5 किसी को लेगा, 3 दे देगा, तो 3 इसके लिए किसी को दे देने आसान है, तो इसलिए ये काम कर देता है। ऐसे ही तुम्हारा देखो यहाँ पर ये क्या आ गया भाई, तुम्हारा पोटेशियम, जिसका 19 है, देखो 2 8 और 8 और 1, लास्ट में 1 है, ये भी तुम्हारा धातु है, ये भी किसी को दे देगा। कैल्शियम है भाई 20 2 8 और लास्ट में 2, ये भी किसी को दे देगा। अरे सर मजा आ गया सर, पता चल रहा है बाह्यतम सेल में अगर किसी के कम इलेक्ट्रॉन है तो हम जान रहे हैं वो धातु है, और वो किसी ना किसी को दे देते हैं, इसलिए वो प्लस के होते हैं, उनके ऊपर प्लस का आता है, उनके वो प्लस होता है, कटायन होता है, धनायन होता है, ठीक है नहीं। चलो ऐसे ही तुम्हारे अधातु की बात करूं तो ये रास तुम्हारा एन क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, तो भैया के में 2 आ गए, फिर 5 आ गए, तो 5 आ गए, भी ये बात बता, या तो यहाँ पर 2 रह जाए, के में 2 रह जाए तब ये स्टेबल होगा, या फिर एल में 8 हो जाए तब ये स्टेबल होगा। तो 8 होने के लिए से कितने की जरूरत है, 3 की जरूरत है। ये 5 किसी को देना सही समझेगा कि 3 किसी पे से लेना, 3 ये लेना सही समझेगा, इसलिए इस पे माइनस होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन, ये 8 एटॉमिक नंबर है, 2 यहाँ पर 6, तो ये किसी से 2 ले लेगा, स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा क्या होता है भैया, ये होता है फ्लोरीन, भाई 9 है इसका एटॉमिक नंबर, 2 पहली सेल में, 7 दूसरे वाली में, एम वाली में कितने बचे भैया, अबे ये क्या हुआ,
अच्छा ये नीचे वाली के, एम वाली में इसमें कुछ नहीं बचा, एम वाली में इसमें कुछ नहीं बच रहा है, ये जो 7 है ना, ये जो 7 है भाई नीचे वाली का है, एम वाली में इसमें कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ 7 है तो इसे 1 ले लेगा, ये पूरा हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो 2 8 7, अब ये 1 ले लेगा किसी का, पूरा हो जाएगा। समझ में आई कुछ बात? तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देख लिया, वैसे हमने कक्षा 9वीं में सीख लेते आराम से, लेकिन फिर भी यहाँ पे तुम्हें याद आ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते कैसे थे। क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं भाई NaCl का निर्माण। वैसे मैं तुम्हें बता भी चुका हूं बातों बातों में, लेकिन यहाँ अच्छे से देखते हैं कि NaCl का निर्माण कैसे हुआ। चलो अब हमारे पास एक Na है जो प्लस है, एक Cl है जो माइनस है। अब यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे भी इसके पास में 1 है। क्यों है सर जी 1? देख अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 8 और 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा भैया 2 8 और 7, यानी कि इसको 1 की जरूरत है और ये 1 किसी को दे सकता है, यानी कि ये 1 किसी को दे सकता है, ये 1 किसी को डोनेट कर सकता है, दे सकता है प्लस में, ठीक है नहीं, और इसे 1 की जरूरत है, ये 1 किसी पे से लेना चाह रहा है, ये 1 किसी पे से लेना चाह रहा है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो क्या करेगा ये जो Na है, ये इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है नहीं, ये इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो Na और इधर रह जाएगा Cl, तो ये बन जाएगा NaCl। क्योंकि इधर भी अगर तुम देखोगे तो Na के पास क्या बच जाएगा 2 और 8, ये भी अपने आप में स्टेबल हो गया, एक इसने दे दिया किसी को, और इधर जो Cl है इसके पास में कितने हो जाएंगे 2 8 और 8, ये भी स्टेबल हो गया अपने आप में, और ये दोनों मिले और मिलके इन्होंने आयनिक यौगिक बनाया, आयनिक यौगिक बनाया, आयनिक यौगिक बनाया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? और अच्छे समझते हैं, और अच्छे समझते हैं। मान लो ये तेरा Na है, ठीक है जी, अब ये Na है भैया, इसके पास में एक तुम्हारा क्या है एलिमेंट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे Cl ले लो, ठीक है गुरु जी। Cl के पास में आखिरी वाली सेल में कितने हैं? आखिरी वाली में 7 है, इसके आखिरी वाली में 1 है, इसके आखिरी वाली में 7 है, तो 7 लिखो सर, 1 2 3 4 5 6 और सर जी 7। तो ये क्या करेगा, 7 है इसके पास, इसको 1 चाहिए, 1 किसी को दे सकता है, इसको 1 चाहिए, ये 1 किसी को दे सकता है, तो इसने यहाँ से इसको 1 यहाँ दे दिया, और यहाँ जब 1 इसके यहाँ पे दे दिया तो अब ये देख कितने हो गए, 8 हो गए, ये पूरे 8 हो गए। इसने 1 दे दिया तो इसके पास भी कितने बचे, 2 और 8 बचे, आखिरी वाला 1 था इसने दे दिया, इसके पास कितने बचे 2 8 और आखिरी में इसके 7 थे तो वो भी 8 हो गए, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 2 8 और 7 ये थे, अब 1 लेने के बाद ये हो गया। इसका क्या था 2 8 और 1, इसने किसी को दे दिया तो ये भी। अब ये जब इसको 1 दे देता है, ये 1 ले लेता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट करने के बाद एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, और करने के बाद क्या बनाया, बीच में बॉन्ड बनाया, बंध बनाया, यानी कि बहुत अच्छा इनका आयनिक बंध बन चुका है, तो इसलिए इनका निर्माण हुआ NaCl के नाम से, और जो बन गया एक आयनिक यौगिक। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आई बात? यही सब कुछ लिखा हुआ है। इसके परमाणु संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है, ये M कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है इसके, यानी कि M वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी वाले में। अबे भाई ये M वाला है, ये देख KLM है ना, KLM, तो इसके M कोष में 1 है, उसके M कोष में 7 है, इसके M कोष में 1 है, उसके M कोष में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, 1 को ही त्याग देगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, इधर कौन सा क्लोरीन था, क्लोरीन के पास में 17 इसका परमाणु संख्या होती है, तो विन्यास क्या है भैया इसका 7 है। समझ में आई बात? यानी कि M में इसके M कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको 1 चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो इसने 1 ग्रहण कर लिया, तो Cl माइनस हो गया, ये Na प्लस का हो गया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो ये परिणाम क्या निकला, Na प्लस Cl माइनस NaCl, प्लस माइनस माइनस, ठीक है नहीं, NaCl, तो सोडियम क्लोराइड तुम्हारा बनता है। विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अभी बता चुका हूं, विपरीत आयन, एक प्लस का आयन एक माइनस का आयन, एक कटायन एक अनायन, यानी कि एक धनायन एक ऋणायन, धनायन ऋणायन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे, मजबूत स्थित स्थिर हो जाते हैं विद्युत बल के कारण। समझ में आई बात? विद्युत बल यानी कि आयनिक बंध, आयनिक बंध के कारण ये क्या है, बहुत अच्छे मजबूत स्थिति में हो जाते हैं, ऐसे बनता है NaCl। क्या समझ में आई बात? क्या समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आई। ऐसे ही हम बनाते हैं, चलो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं। चलो बताओ, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, यानी कि KLM। सर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमें बता दो, परमाणु संख्या बता दो। सर मैग्नीशियम का होता है बेटा 12, है ना, कितना होता है 12, तो ये हो गया 2 8 और 2, सर आखिर में 2 है, तो 2 है तो किसी को दे देगा, 2 2 8 से अपना स्टेबल हो जाएगा बाद में, ठीक है नहीं, ठीक है सर जी। यहाँ पे भी लिखते हैं KLM, इसके पास में सर जी हमें पता है 2 8 और 7 है। अरे वाह मजा आ गया। अब क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे, इसने ये दो जो m कोस में इसके इलेक्ट्रॉन थे इसको भेज दिया, क्योंकि इसके m कोस में एक की जरूरत थी, इसके m कोस में दो फालतू थे, तो इसने इसको ट्रांसफर कर दिया। तो इसने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब इसने कितने ट्रांसफर किए, दो, तो इसके ऊपर आ गया Mg2+। इसने कितने ग्रहण किए, एक। अब इसने तो एक लिया सर जी, अब इसने तो एक लिया, तो मैं क्या करूंगा, एक और क्लोरीन साथ में जोड़ लूंगा, एक और क्लोरीन जोड़ लूंगा, इसको दिया, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको पहुंचा दिया, एक इसको पहुंचा दिया। तो इसने कितनों को पहुंचाया बताइए भैया, दो को पहुंचाया, इसलिए ये बनता है MgCl2। MgCl2, तो इसने दो को पहुंचाया, यानी कि Mg तो तुम्हारा एक ही था, लेकिन Cl कितने हो गए, दो हो गए। एक Cl को पहले वाले को दे दिया, दूसरे वाले को, दोनों स्टेबल कर दिया इसने, तो MgCl यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। ऐसे भी समझ सकते हो भाई, ये Mg है, इसके पास में एक है, ये Cl है, ठीक है नहीं, इस Cl के पास में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है नहीं। अब तुम्हारा एक और Cl मैंने लिया, इस Cl के पास में कितने हैं बता, इसके पास में भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसने क्या किया, इसके पास में दो हैं, सॉरी, इसके पास में कितने हैं, दो हैं, इसके पास में कितने हैं, दो हैं, कितने इसके पास में दो हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया भाई, इसने क्या किया, इसने क्या किया, एक तो जो है ना, एक तो इसने दे दिया इसको, तो इसके पूरे 8 हो गए, और एक इसने दे दिया इसको, इसके पूरे 8 हो गए। अब इसने दो बाहर वाले भेज दिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन बचा वो 2 और 8 बच गया। इसका क्या हो गया भैया, 2 8 और 8 हो गया, इसका क्या हो गया, 2 8 और 8 हो गया। तो अब ये स्टेबल हो गए दोनों के दोनों। तो यानी कि इसने दो, एक इस वाले क्लोरीन को दिया, एक इस वाले क्लोरीन को दिया, तो इसका मतलब क्या बना, MgCl2। Mg के साथ में दो क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, Mg के साथ में दो क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, तो ये बना आयनिक यौगिक, जिनके बीच में आयनिक बंध लगा हुआ है। क्या इतनी बात समझे, क्या इतनी बात समझे तुम, क्या इतनी बात समझे। कक्षा 9वीं में तुमने ऐसे भी पढ़ा होगा, ऐसे भी पढ़ा होगा कि ये Mg है सर, ये Cl है, Mg के 2 हैं, Cl का 1 है, तो हमें एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, Cl ने 1 भेज दिया तो Mg 1 रह गया, क्लोरीन ने दो, इसने Mg ने 2 भेज दिया तो ये 2 हो गया, यानी कि 2 ही कम 2, इसकी गुणा उधर कर दो, इसको इधर ले आओ, 1 को Mg के नीचे लिख दो, 2 को Cl के नीचे लिख दो, MgCl2। ऐसे बनाने आपने सीखे होंगे कक्षा 9वीं में। समझ में आई बात, समझ में आई बात, तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात, बहुत अच्छा समझ में आया। देखो यहाँ परमाणु संख्या 12 है, ये 8 2 8 मैंने करके दिखा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इसलिए Mg2+ आ जाएगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 1 ले लेगा, लेकिन 2 क्लोरीन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 क्लोरीन लेते ही मेरे पास में क्या हुआ लाडले, क्या हुआ, तो 2 क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन बट गए, ग्रहण कर लिए उसने, तो बन गया MgCl2। मजा आया, मजा आया ना, ठीक है। यह भी समुच्चय के रूप में पाया जाता है, तो क्लोराइड ऋणायन है जो कि समुच्चय के रूप में पाया जाता है, मैग्नीशियम धनायन, यानी कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये भी समुच्चय के रूप में पाया जाएगा। समुच्चय मतलब दो जनों का सेट, एक प्लस का था, एक माइनस का था, एक धनायन था, एक ऋणायन था। समझ में आई बात, एक ने इलेक्ट्रॉन दिए, एक ने लिए, मिल गए आयनिक बंध बन गया, और वो आपका क्या हुआ, आयनिक बंध उनके बीच में लगा, वो आयनिक यौगिक बन गया। अरे सर मजा आ गया, अरे सर मजा आ गया। चलो क्लियर है, ये पता चला कि 2 क्यों आया यहाँ पे Cl के नीचे, है ना। और NaCl में यहाँ 2 क्यों नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि Na तुम्हारा देखो 1 है, Cl भी 1 लेगा, Na 1 देगा, तो ये Cl का एक इधर, Na का एक इधर, तो NaCl। समझ गए, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, ऐसे बनते हैं। अरे सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। अब हमने बनना तो सीख लिया, अब हम क्या सीखते हैं भैया, अब आयनिक यौगिक के गुणधर्म। जो आयनिक यौगिक तुमने बनाए, जैसे कि NaCl, अभी तुमने क्या बनाया, NaCl बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, ये आयनिक यौगिक बनाए जो कि तुम्हारे ऋणायन और धनायन से मिलके बनते हैं। तो जब ये तुमने बनाए तो इनके कुछ गुण धर्म भी देख लो, यानी कि इनके कुछ गुण धर्म इनकी कुछ प्रॉपर्टी देख लो। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई, भौतिक प्रॉपर्टी की है, कैसे होते हैं भौतिक अवस्था में, फिजिकल। फिर क्या है, गलनांक और क्वथनांक, यानी कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, इनका पिघलने वाला और उबलने वाला जो पॉइंट है वो कितना होगा, ठीक है नहीं। जो पिघलने वाला है वो मेल्टिंग है भैया, वो गलनांक है, और क्वथनांक आपका जो उबलने वाला है, कितने टेम्परेचर पे ये उबलेंगे, कितना टेम्परेचर उबालने के लिए चाहिएगा, कितना पिघालने के लिए चाहिएगा। और घुलनशील घुल भी जाते हैं किसी में या नहीं, ये भी देख लेंगे हम। विद्युत चालकता, यानी कि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी दौड़ सकती है नहीं। तो ये 4 गुण हम इसके देखने वाले हैं। तो पहला गुण आपका भैया भौतिक प्रकृति का है, भौतिक प्रकृति क्या कह रही है, ध्यान से देखो। भौतिक प्रकृति कह रही है धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण, यानी कि अब तुम्हें पता है कि जैसे NaCl है, इसका एग्जांपल लेते हैं। अब Na और Cl के बीच में ना एक धनायन है, एक तुम्हारा ऋणायन है, दोनों के बीच में बहुत ही मजबूत बंध लगा हुआ है,
यानी कि बहुत ही मजबूत बंध लगा हुआ है। तो अगर कोई चीज मजबूत हो के ऐसे बंध लगा लेती है ऐसे, तो देखो ठोस बन जाता है, नहीं ठोस बन जाता है नहीं कठोर। अपने हाथ निकाल लो और दोनों को ऐसे पकड़ो और ऐसे मिलाओ, वो ठोस बना या नहीं बना। तो जब इतना अच्छा उनके बीच में मजबूत आकर्षण बल है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स बहुत अच्छा है उनके बीच में, बहुत अच्छा अट्रैक्शन फोर्स है, तो इसका मतलब जो आयनिक यौगिक है ना भैया, वो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। समझ में आई बात। और अगर तुम उसको पीटने लगोगे ना, हार्ड इतने होते हैं, पीटने लगोगे तो टुकड़ों में टूट जाएंगे, लेकिन आपको किसी और चीज में बदलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब ब्रिटल, ब्रिटल मतलब दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। समझ में आया, समझ में आया। यानी कि जैसे NaCl भैया ठोस हो जाएगा, ठीक है नहीं, और तुमका भंगुर होता है, भंगुर मतलब टुकड़ों में टूट जाता है। क्लियर है, ठीक है। दूसरा गुणधर्म देखते हैं, दूसरा क्या है, गलनांक एवं क्वथनांक। भाई क्वथनांक क्या होता है, एक गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका क्वथनांक। आयनिक अब तुम्हें पता है कि दो मिले हैं, मिलने के बाद बहुत ही मजबूत स्थिति में, और किसी मजबूत को तोड़ने के लिए ना बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ती है। इसका मतलब बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी कि इसका मतलब इसको पिघालने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, इसको उबालने के लिए भी बहुत ज्यादा चाहिएगी। इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी, यानी कि ज्यादा एनर्जी दो, ज्यादा हीट दे रहे हो तो इसका मतलब ज्यादा हीट दे रहे हो, तो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक भी ज्यादा है, क्वथनांक भी ज्यादा है। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। समझे क्यों होता है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। कारण मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो उनके अंदर है ना, तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा चाहिए। अगर मैं बहुत ज्यादा कठोर ठोस है आपस में, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा है उनके अंदर, यानी कि उनके अंदर जो है ना, जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, वो बहुत ही ज्यादा, जो विपरीत बल है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसे तोड़ने के लिए भैया ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, ज्यादा ऊर्जा चाहिएगी, और ज्यादा ऊर्जा चाहिएगी तो इसका मतलब ज्यादा हीट चाहिएगी, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी जाना, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर पे जाके वो पिघलेगा और ज्यादा ही टेम्परेचर पे जाके वो उबलेगा। इसका मतलब दोनों ही इसके ज्यादा हैं, गलनांक भी और क्वथनांक भी। क्या समझे तुम, समझे। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट लिखे हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं, कुछ इंपोर्टेंट गलनांक यहाँ पे और क्वथनांक लिखे हुए हैं। जैसे कि ये भाई केल्विन, टेम्परेचर किसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे केल्विन में, याद रखना है टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है। ये तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। NaCl 1074 केल्विन पे जाके ये आपका पिघलेगा, और ये 1686 पे जाके उबलेगा। समझ में आई बात नहीं, तो ऐसे ही आप इनको देख सकते हो बड़े आराम से स्क्रीनशॉट लेकर। चलो दो गुणधर्म देख लिए, तीसरा गुणधर्म क्या था भैया, घुलनशील के, घुलते भी हैं या नहीं घुलते। तो भैया याद रखना, जो जल होता है उसके अंदर तो ये घुलनशील होते हैं, जो जल होता है उसके अंदर तो ये घुलनशील होते हैं। जल के अंदर तो ये घुल जाएंगे, जल के अंदर ये घुल जाएंगे, लेकिन किसके अंदर नहीं घुलेंगे भैया, केरोसिन या पेट्रोल, जैसे कार्बनिक विलायकों में अविलीय हैं, यानी कि ये इनसोल्यूबल हैं, घुलते नहीं हैं। एक एक पॉइंट याद रखना, एक एक पॉइंट याद रखना। तो जो आपने आयनिक यौगिक बनाए हैं भैया, वो क्या करेंगे, वो जल के अंदर घुल जाएंगे, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल के अंदर नहीं घुलेंगे, ठीक है नहीं। विद्युत संयोजक यौगिक, यानी कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, ये भी याद रखना, ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, यानी कि जब हम करंट पास कराएंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं जो तुम्हारे, वो पोल्स पे जाके घुलते हैं, ठीक है नहीं। चलो अब यहाँ विद्युत चालकता, भाई इनके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी जोड़ सकती है नहीं। तो याद रखना, जब आयनिक तुम्हारा होता है ना, आयनिक बंध के कारण जो आयनिक यौगिक होते हैं, जब वो ठोस अवस्था में होंगे तो भैया वो चालक नहीं, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं दौड़ा सकते, करंट अच्छे से नहीं दौड़ेगा। आयन दृढ़ स्थिति में बंधे हैं तो गति नहीं होगी। समझ में आई बात। लेकिन जैसे ही उनको जल में घोल देंगे तो जलीय विलयन हो जाएगा, जलीय विलयन में आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, तो चालक हो जाते हैं। आयन विलयन में मुक्त होकर विपरीत इलेक्ट्रॉन की ओर जाते हैं। और तुम्हारा अगर गलित अवस्था में है भैया, मोल्टेन स्टेट में है, यानी कि पिघल गए हैं वो, तो तब भी चालक होंगे, क्योंकि उसमें से स्थिर विद्युत बल कमजोर हो जाता है। जब हमने ज्यादा एनर्जी दी, ज्यादा हीट दी, तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो कमजोर होते चले गए और एक दूसरे को ऐसे छोड़ते चले गए, कमजोर होते चले गए, एक दूसरे को ऐसे छोड़ते चले गए, और वो पिघलते चले गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गए, यानी कि दौड़ सकते हैं अब आराम से। यानी कि जब हम उसमें करंट दौड़ाएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो आराम से प्रवाहित हो जाएगी, पिघलने वाले में भी, जलीय विलयन में भी। क्या इतनी बात समझे, ठोस में वो नहीं होगी। तो समझ गए कि विद्युत चालकता कहाँ कहाँ होती है इनके अंदर। अरे वाह, मजा आ गया। ये पूरा सारांश हमने पढ़ लिया है कि आयनिक बंध क्या होता है, NaCl का निर्माण, MgCl2 का निर्माण, इनकी भौतिक प्रकृति, गलनांक को देख लिया, घुलनशील देख लिया, विद्युत चालकता देख ली। ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है इसका सारांश, इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से, बहुत मजे से तुम इसको समझ गए होंगे। पूरा
पूरा एक एक टॉपिक समझ गए होंगे, कैसे NaCl बचता है, कैसे MgCl2 बनता है, क्या इनके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है, सब समझ गए होंगे। और भैया अगर कुछ भी चीज आपको लगती है कि सर आप इस चीज को ऐसे समझाओ या हमें ये चीज समझ नहीं आई, तो मुझे बताया करो, मैं और ज्यादा अच्छे से तुम्हें समझाऊंगा, एक लेक्चर नया लेके आ जाऊंगा तुम्हारे डाउट्स का। बस तुम बताओ सही कमेंट में, बताओ तो सही कमेंट में, ठीक है ना, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए। तो भैया इसको लाइक कर अगर अच्छा लगा है, और अच्छा ही लगा होगा, और सभी को शेयर कर दिया कर, नया है तो सब्सक्राइब करके रख ले बेल आइकन दबा के, हर रोज वीडियो आती रहेंगी, तू देखता रहे, हर रोज तू 30 मिनट 40 मिनट देगा तो हर रोज तू मजबूत होता चले जाएगा, और पूरे में से पूरे नंबर लाने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो फिर मिलता हूं अगले लेक्चर में। जय हिंद।